भैया कनवा से कनवा कहो तो तुरता ही जे है रूट। अरे धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। तो आपने जब लेखन की शुरुआत की उस दौर में, उस वक्त जो आपका सबसे पहला माध्यम बना, लेखनी का माध्यम बना, वो व्यंग बना, जो बेस्ट सेलर भी रही, बहुत ही महंगी पुस्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब, और उसका माध्यम व्यंग बना, मौन मुस्कान की मार। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि और हमारे लगता है जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं ये भी जानना चाहेंगे कि एक व्यंग लिखने वाला व्यक्ति, लेखक अचानक से अध्यात्म की ओर आ जाता है, इस पर भी बात करूँगी। लेकिन जीवन में सबसे पहले व्यंग कहाँ से उपजा? व्यंग जो उपजा, व्यंग का मतलब ही होता है कि समाज के विकृत अंग को कुछ इस तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत कर देना कि समाज को वास्तविकता भी पता लग जाए और बुरा भी ना लगे। इस विधा को आप व्यंग कहते हैं। व्यंग की उत्पत्ति बचपन में हमारे मन में हुई। जब हम स्कूल में चले जा रहे थे तो 9वीं क्लास में था मैं, और 9वीं क्लास में हम मैथिली शरण गुप्त जी की, चारूचंद्र की चंचल किरणें पढ़ते हुए चले आ रहे थे। तो हमारे एक मित्र थे, हमारा घर जो है वो घाट के नीचे है, गाडरवारा में। तो ऐसे चले आ रहे थे, हमारे मित्र हमको वही बता रहे थे कि आज देखो अपने गुरुजी ने चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये सब सिखाया। और इतने में मैंने देखा कि मेरे बाजू में चलता हुआ मित्र अचानक साइकिल के अगले उस पे टंगा हुआ चला जा रहा है, घटिया से लुढ़कता हुआ, और जाके पेड़ से टकरा गए। क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा था वो साइकिल चलाना सीख रहा था और उसको साइकिल चलानी आती नहीं थी, तो उसने पीछे से घुसाई साइकिल और लेके वो उनको जाके, और दोनों वहां पे भिड़ गए। उनका झगड़ा हो गया। अनुप्रास अलंकार भूलकर वो अशिष्ट अनुप्रास अलंकार पे उतर आए दोनों बच्चे। अब जब उतरे, झगड़ा बगड़ा मिटाया, मैं उनको जाके उनके घर ले गया। तो उनके पिताजी ने, उनको हम फुर्तीले फूफा कहते थे, उनका शरीर ऐसा था कि लगता था कि जैसे इनके शरीर में हड्डियां ही नहीं है। आप कल्पना करो कि हो सकता है कि फुर्तीले फूफा दाएं हाथ से लपाड़ा मारेंगे, लेकिन अचानक बाएं हाथ से झापड़ मार देते थे वो आपको। और अपने यहाँ भारतवर्ष में पिताओं को सत्य उगलवाने की टेक्निक आती है कि भाई आते ही साथ 2-3 लपाड़ा बच्चा में मारे तो मशीन काम करना बंद कर देती है, एरर आ जाता है। तो आप कल्पनाएं भूल जाते हैं और फिर जो घटित हुआ है उस सत्य को आप फटाफट उगल देते हैं। तो ऐसे फुर्तीले फूफा ने देखे, बोले कहाँ से ले आए उसको उठा के, हैं जो कौन को लड़का है? हम कही जो आप ही को है। बोले जो ऐसो कैसो घूम रहा कहो 3-4 झापड़ उन्होंने। और उसने बताया कि भाई ये कछु नहीं कक्का, हम का भाव तो कि हम चले आ रहे थे। और जो इतने में जिस लड़के का पिता, जो लड़का साइकिल लेके घुसा था, वो चला आया और बोले कि अच्छा उसकी एक आंख फूटी थी। तो बोले कि फुर्तीले फूफा तुम्हारे लड़का ने हमारे लड़का से कनवा कैसे कही। अब फुर्तीले फूफा की एक आदत और थी कि उनसे अगर चाय कहो तो उन्हें काय सुनाई पड़ता था, काफी कहो तो उन्हें माफी सुनाई पड़ती थी। तो फुर्तीले फूफा से बोले कि उन्होंने कनवा काय कही। बोले कनवा का कही, इसे कहो कि चाहे माफी मांगे। बोले काय की काफी, इसको कोई काफी नहीं मिलेगी। और 2 ही बापों की लड़ाई हो गई और दोनों में झूंपा झटकी हुई। इतने में अचानक हमारे पिताजी आए, वो उनको बड़े भाई का रुतबा देते थे, और उन्होंने दोनों को अलग किया। और पहला सूत्र जो उन्होंने बताया वही हमारी व्यंग लिखने की परंपरा में कहीं ना कहा है। बोले कि भैया कनवा से कनवा कहो तो तुरता ही जे है रूट। अरे धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। तो वो मुझे कहीं ना कहीं मेरे चित्त में, स्मरण में था। इस वजह से जो पहली किताब हमने लिखी वो मौन मुस्कान की मार लिखी, क्योंकि हमारे यहाँ जीवन में जितनी भी जो हास्य और व्यंग में अंतर होता है, जब हमें ऊपर की बात समझ में आती है तो हम ठहाका लगा कर हंसते हैं, लेकिन जब अंदर की बात समझ में आती है तो हम सिर्फ मंद मंद मुस्कुराते हैं। इसलिए हमारे भगवानों के चरित्र और चित्र आप देख लेना, कभी भी आपको ठहाका लगाते हुए चित्र नहीं मिलेंगे उनके चाहे कन्हैया जी हों, चाहे रामचंद्र जी हों, आपको सिर्फ हल्की सी स्मृति मिल जाएगी, स्मित मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर की बात नहीं, वो हमारे अंदर की बात समझ रहे हैं कि बेटा तुम नारियल लेके तो आए हो, हमें पता है कि तुम बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मूल उद्देश्य क्या है? नारियल रख दो, हम देखेंगे, अगर तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा तो हम इसको पूरा कर देंगे, अन्यथा तुमको कोई दूसरा मार्ग बताएंगे। तो मुझे लगा कि व्यंग वो विधा है
कि जहां पे आपको ऊपर की बात नहीं, क्यों व्यंग में आप विसंगति में भी संगति बनाकर स्थापित कर देते हैं तो व्यंग हो जाता है, और संगति में जब आप विसंगति उत्पन्न कर देते हैं तो वो हास्य हो जाता है, जिसको हम और आप कॉमेडी की श्रेणी में रखते हैं। तो मुझे लगा कि व्यंग बहुत पैनीदार है, तो इस वजह से सबसे पहले जब लिखना शुरू किया तो हमने मौन मुस्कान की मार के रूप में, व्यंग के रूप में लिखा, और उसको इस तरीके से लिखा कि जैसे ये सारे के सारे हमारे अनुभव होते हों या ये सारे के सारे चरित्र हमने देखे हुए हों, उनको उस कथा शैली में लिखा था।